हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में बहुत 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 स्वागत है। हमारे पर्दानशी प्रिजनर वांगजी की कहानी के पार्ट 11 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि यांगजी का कोटिंग सेशन चल रहा था, जिस वक्त वुशियान का ध्यान कोई और चीज़ खींच लेती है और वुशियान बस उसे ही देखता रह जाता है। ये और कोई नहीं, हमारा प्यारा वांगजी था, जो अपनी खूबसूरती की चरम सीमा पर था। दरअसल वहाँ पर तालाब में एक खरगोश गिर गया था। वांगजी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। खरगोश उससे कुछ दूरी पर था। अगर वांगजी और हाथ बढ़ाता तो वो तालाब में गिर जाता। वांगजी अपना हाथ बढ़ाकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो खरगोश वांगजी के हाथ लगा, उसका बैलेंस बिगड़ गया। इधर वुशियान की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, लेकिन वांगजी फ्लिप करके पास ही बनाए हुए पुल पर लैंड कर गया। वांगजी उस खरगोश को अपने बाहों में लिए उसे गर्माहट देने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर बाकी के खरगोश भी आ गए, जो उसके कपड़ों के साथ खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था वो वांगजी से अपने दोस्त का हाल पूछ रहे हो। वांगजी ने नीचे झुककर अपने गोद में जो खरगोश था उसे उसके दोस्तों के साथ छोड़ दिया। अभी भी उसकी आंखों में उस खरगोश के लिए चिंता थी और चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट। उसे देखकर हमेशा की तरह वुशियान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने यांगजी की तरफ मुड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए यांगजी साहब, आप बहुत दयालु और प्यारी व्यक्ति हैं, लेकिन कोई भी उसके जैसा नहीं हो सकता। हर कोई आपको पाकर खुश होगा, सिवाय मेरे। वुशियान ने अपने चेहरे पर से यांगजी के हाथ हटाए और उन्हें अपने हाथ में लेते हुए उसे समझाया। इस बात को सुनकर यांगजी का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उसने एक आखिरी कोशिश करने की सोची। उसने तुरंत आगे बढ़कर वुशियान के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए, जिससे वुशियान हड़बड़ाकर पीछे झुक गया। एक कदम पीछे जाकर वो लकड़ी की रेलिंग से टकराया, जिससे आवाज़ हुई और वांगजी ने उन दोनों को देख लिया। वुशियान और यांगजी को किस करते हुए देखकर वांगजी के दिल की धड़कन ही रुक गई। वो उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसे तुमने किस किया है। सच में तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। वांगजी बुदबुदाया। उसके गाल और आंखें लाल हो गई थी। बस एक किस की वजह से वो उस आदमी के लिए दिल हार गया था, जिसने उसके भावनाओं के साथ खेला था। उसे अपनी बेवकूफ़ी भरी सोच पर तरस आ रहा था। इस परिस्थिति में वो आगे और एक पल भी वहाँ पर नहीं रुक सकता था। उसने अपने सारे मुलायम दोस्तों को अपने आगोश में लिया और वहाँ से भाग गया। शाओजी, तमीज़ से पेश आइए, वुशियान चिल्लाया। वहाँ से जाने से पहले यांगजी ने दर्द भरी नज़रों से वुशियान की तरफ देखा। अपनी हार मानते हुए धीरे धीरे वो वहाँ से चली गई। वुशियान ने मुड़कर पुल की तरफ देखा, लेकिन वांगजी वहाँ पर नहीं था। उसका दिल कह रहा था कि वो अभी के अभी वांगजी के पीछे जाए, लेकिन तभी एक दास ने आकर उसे बताया कि उसे तुरंत ही जियांग सभागृह में बुलाया गया है। वेंस की तरफ से एक स्क्रोल आया है। वुशियान को तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई गंभीर मसला है। उसने एक दास से कहा कि वो यांगजी को उसके कमरे तक पहुंचाए और वो खुद सभागृह की तरफ दौड़ा। अपनी आंखें शून्य में लगाए वांगजी अपने गुजिन के साथ खेल रहा था। उसे कमरे में आए करीब करीब 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे बुलावा नहीं आया था। तभी उसने देखा कि जिस खरगोश को उसने अभी अभी बचाया था वो उसके पाँव के पास आकर खेल रहा है। वांगजी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने दिल का हाल बताने लगा। ब्लैकी, 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोटिंग के लिए नहीं बुलाया। क्या वो नए सावजी के साथ इतना मज़ा कर रहे हैं कि मुझे भूल ही गए? वो खरगोश वांगजी की उंगलियां चाटने में व्यस्त था। उससे कोई भी उत्तर न मिलने पर वांगजी ने फिर से एक बार साय किया। तभी उसने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। एक नौकर ने आकर कहा, लानर गोंगजी, आपको सभागृह में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। कोटिंग सेशन की जगह जब वांगजी को सभागृह में बुलाया गया तो उसे समझ में आ गया कि कहीं तो गड़बड़ ज़रूर है। वो सेवक वांगजी को सभागृह की तरफ ले गया। सभागृह के दरवाजे पर ही वांगजी को वुशियान मिला, जो बहुत ही गुस्से में चला आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथों से ही किसी का कत्ल कर देगा। उसे देखकर लोग अपने आप ही रास्ता दे रहे थे। कोई उसकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वुशियान वांगजी के सामने आकर रुक गया। वांगजी ने आंखें उठाकर देखा तो वुशियान उसकी तरफ हमेशा की तरह घूर कर देख रहा था, जैसे वो आंखों के जरिए वांगजी के दिल तक पहुंच रहा हो। राजकुमार, कहते हुए उस सेवक ने वुशियान को प्रणाम किया। वुशियान ने सिर्फ कहकर जवाब दिया
और फिर से वांगजी को घूरने लगा। कुछ पलों के बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अब जाकर वांगजी ने राहत की सांस ली। उसे पता नहीं था कि अब तक वो सांस रोके हुए था। वांगजी ने वुशियान की जाती हुई आकृति की तरफ देखा। आज वुशियान का ऑरा कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वुशियान के सामने उसका दम घुट रहा था। ऐसा क्या हो गया कि सेनापति वुशियान इतने गुस्से में है? सोचते हुए वांगजी ने सभागृह में कदम रखा। तुरंत उसने सभागृह का तंग वातावरण भांप लिया। उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है या फिर होने वाला है। वांगजी ने सिचन का परेशान चेहरा देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भाई परेशान के साथ साथ गुस्से में भी है। लांचरेन के चेहरे की गंभीरता यही बता रही थी कि ये बहुत संगीन मामला है। लान वांगजी आपके सामने उपस्थित है। वांगजी ने सबको झूशिया किया। सभागृह में सभी मुख्य राज्यों के प्रमुख उपस्थित थे। हर किसी के चेहरे पर परेशानी थी। लानर गोंगजी, आपको शायद आश्चर्य हुआ होगा कि आपको इस तरह से अचानक क्यों बुलाया गया। जियांग फेंगमियान ने तंग वातावरण में सहजता लाने की कोशिश की। वांगजी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वातावरण देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सिर्फ बातचीत हो रही है। हमें अभी अभी एक स्क्रॉल मिला है जिसके बाद हमने आपस में चर्चा की और आखिर में ये तय किया कि पहले हम आपसे बात करेंगे। जियांग फेंगमिया शांति से बात कर रहे थे, लेकिन वांगजी ने उनकी आवाज़ का कंपन तुरंत पहचान लिया। एक स्क्रॉल के लिए वांगजी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? बाकी सारे लोग उससे भी अनुभवी और शक्तिशाली है। फिर वांगजी का यहाँ क्या काम है? ये स्क्रॉल हमें वेंस से मिला है। जियांग फेंगमियान ने फिर से बात शुरू की। वांगजी पहले ही विषय की गंभीरता देखकर सोच में पड़ गया था। जब उसने वेंस का नाम सुना तो पहला ख्याल उसके मन में आया कि क्या वेंस फिर से हमला करने जा रहे हैं। जब भी कहीं पर वेंस का नाम आता है तो इंसान अच्छे के बारे में सोच ही नहीं पाता। वांगजी ने अपने भाई और चाचा की तरफ देखा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें वांगजी के लिए परेशानी हो रही है। ये एक रेड स्क्रॉल है। ये बात सुनते ही वांगजी की भौहें सिकुड़ गई। रेड स्क्रॉल मतलब शादी का प्रस्ताव? क्या वेंस ने शादी का प्रस्ताव भेजा है? वांगजी सोचने लगा। जियांग फेंगमियान ने पूरी बात कहने से पहले अपना गला साफ किया। लानर गोंगजी, वेंशु की तरफ से आपके लिए रेड स्क्रॉल भेजा गया है जिसमें 2 चुनाव दिए गए हैं, या तो शादी या फिर वेंस क्लाउड रिसेसेस को जलाकर राख कर देंगे। साथ ही गुसु के लोगों को मरते दम तक तड़पाएंगे। ये बात सुनते ही वांगजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिचेन ने उसे संभाला। कोई बात नहीं वांगजी, हम नई जगह बस जाएंगे। जहाँ गुसु के लोग हैं वहीं पर हमारा क्लाउड रिसेसेस बनेगा। हम बाकी राज्यों के साथ संधि बनाएंगे जिससे वेंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चिरेन ने बेसर हिलाकर शिचेन की बातों से सहमति जताई। वांगजी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, पर क्लाउड रिसेसेस हमारा घर है। वहाँ के पर्वत, नदियाँ, झरने एक के बाद एक वांगजी की आंखों के सामने आ रहे थे। जहाँ पर वो बड़ा हुआ, जहाँ पर उसने अपनी विद्या सीखी। क्लाउड रिसेसेस ही गुसु का योग्य स्थान था, जहाँ पर गुसु के कई सारे राज छुपे हुए थे। वांगजी, सिचेन की आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लांचरेन भी ज़मीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। सभी जानते थे कि क्लाउड रिसेसेस गुसु के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बचाने के लिए मासूम वांगजी की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती थी। वेन राज्य शैतान की गुफा से कम नहीं था, पर उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि वेनशु, जो सिर्फ ताकत का भूखा है, कभी भी उसने शादी नहीं की, ना ही अपनी कोई रखेल रखी थी। उसका प्रस्ताव वांगजी के लिए आया, जबकि वेनचाओ से ऐसी अपेक्षा थी। हम गुसु को वापस लेने जा रहे हैं। एक गंभीर आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये वुशियान था जो सेनापति के भेष में खड़ा था। बड़े कदम लेते हुए वो सभागृह के बीच में आया। गुसु तक पहुंचने के लिए वेंस को 5 दिन लगेंगे, लेकिन मैं 2 दिनों में पहुंच जाऊंगा। मेरे आधे लोग पहले ही वेंस पर नज़र रखे हुए हैं। वो क्लाउड रिसेसेस में तैनात वेंस सिपाहियों को संभाल लेंगे। वुशियान अब वांगजी की तरफ मुड़ा। उसने कहा, मैंने झूठ नहीं कहा था जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्लाउड रिसेसेस वापस जीत लूँगा। वुशियान की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वांगजी उसके लिए कितना मायने रखता है। जियांग फेंगमियान को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। वुशियान ने अपना हाथ उठाकर वांगजी के चेहरे तक लाया। वांगजी जिज्ञासा से उसकी तरफ देख रहा था। वुशियान ने जब अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें से वो पर्दा बाहर निकला जो वांगजी पहना करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उस पर कमल का फूल बनाया हुआ था। वांगजी ने सवाल भरी नज़रों से वुशियान की तरफ देखा तो वुशियान ने कहा,
गुस्से के लोग शत्रु को अपना चेहरा नहीं दिखाते। वुशियान अपना हाथ वांगजी के चेहरे के और पास ले गया जिससे कि वांगजी उस पर्दे को पकड़ सके। वुशियान ने कहा, युद्ध में मेरा साथ दो, हम क्लाउड रिसोर्सेस को वापस पाएंगे। वांगजी ने एक पल के लिए वुशियान को देखा और पर्दे को पकड़ते हुए हाँ में सर हिलाया जिससे वुशियान के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वांगजी अपना घर जरूर वापस पाएगा। हर किसी के चेहरे पर अब एक राहत थी। सभी राज्यों ने वुशियान का साथ देने का निर्णय लिया। वांगजी और वुशियान एक साथ बैठकर लड़ाई की तैयारी पर विचार विमर्श कर रहे थे, जिसे देखकर जियांग फेंगमियान के चेहरे पर एक सुकून था। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को देखते थे, दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान झलकता था। फेंगमियान को पता चल चुका था कि उनके बेटे ने अपनी फुरेन ढूंढ ली है। उन्हें भी अपने बेटे के पसंद पर नाज था क्योंकि वांगजी वही था जिसे वो सभी ढूंढ रहे थे। करीब 1.5 दिन बाद जियांग सेना शेई टाउन के पास वाले जंगल में आराम करने के लिए रुकी थी। कुछ और घंटों के सफ़र के बाद वो क्लाउड रिसोर्सेस पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचकर वो वेंस के घमंड का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वेंस के लिए ये सब नया नहीं था। वह हमेशा ही किसी न किसी शत्रु को उकसाते रहते थे और उनके सामने आते ही उन पर धावा बोल देते थे। इसलिए वुशियान ने चोरी छुपे तलवार पर उड़कर जाने का निर्णय लिया था। साथ ही ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा था जो आसानी से वेंस के नज़रों में ना आए। जब उनकी एक टुकड़ी शेई टाउन से गुजर रही थी तो उन्होंने काफ़ी सारे पोस्टर्स देखे जिसमें लाल जोड़ा पहने हुए वांगजी का चित्र बनाया था और उसके नीचे लिखा था, तुम्हें अपने बेड पर पाने के लिए तरस रहा हूँ, जहाँ पर तुम मुझसे प्यार की भीख मांगोगे। तुम्हारा बेसब्र पति सेनापति वेंशु। ये सब देखकर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी जोर से कस ली, लेकिन वो अकेला नहीं था। लान सिचेन और लान छिरेन भी अपने छात्रों के साथ उनके साथ थे। वेंस खुलेआम वांगजी की इज्जत उछाल रहे हैं। ये देखकर सबका खून खौल उठा। वेंस हमेशा ही ऐसी घटिया हरकतें करते आए थे, लेकिन गुस्सू के राजकुमार पर नज़र रखकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। वांगजी के पोस्टर देखने के बावजूद भी हर कोई अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनकी एक गलती और वेंस आगाह हो जाते और सेनापति वुशियान की सारी तैयारी मिट्टी में मिल जाती। लेकिन एक आदमी था जो ये सब देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ते हुए उसकी निगाहें उस पोस्टर पर टिकी हुई थी। उसका खौफनाक चेहरा देखकर उसके आसपास का हर कोई घबरा गया था। हर कोई उसके आदेश का इंतजार कर रहा था। वुशियान को देखकर नी मिंगजे तक का गला सूखा पड़ गया। कोई अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिल पा रहा था। वुशियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास काला धुआं जमा हो रहा है। वेनिंग, वुशियान ने शांति से आवाज़ लगाई, लेकिन हर कोई जानता था कि वुशियान इस वक्त कितना शांत है। हर कोई वुशियान के अगले शब्द का इंतज़ार कर रहा था। ये पोस्टर्स और वेन सिपाही एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको जला दो और इनका मुखिया मेरे कदमों में होना चाहिए। वुशियान ने पोस्टर से नज़र हटाए बिना वेनिंग को आदेश दिए। हाँ में सर हिलाकर वेनिंग तुरंत अपनी टुकड़ी के साथ उसके काम पर निकल गया। लेकिन जो भी राजा वहाँ खड़े थे, उनके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, वो किसी भी हालत में वुशियान से शत्रुता नहीं ले सकते। हमें भी अपनी मदद करने दीजिए, नी मिंगजे ने आगे बढ़कर वुशियान से कहा। वुशियान से आज्ञा मिलते ही वो भी अपने सैनिकों के साथ वेंस के शिकार पर निकल गया। कई शहर का मुख्य अधिकारी भी वहाँ पर आ गया। उसने वुशियान से कहा, सेनापति जी, हमें भी मदद करने का मौका दीजिए। वेंस ने हमारे जगह पर आकर उत्पात मचा रखा है। सिर्फ आप ही हमारी आशा हो। इस लड़ाई में हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं। वुशियान ने खुशी से उन्हें अपने साथ आने की आज्ञा दी, साथ ही उन्हें सुरक्षा का भी वचन दिया। जियांग गोंगजी। तभी वांगजी की आवाज़ ने वुशियान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो काफ़ी देर से ये सब परिस्थिति देख रहा था। जियांग वुशियान ने जिस तरह से हर किसी को आदेश दिए थे, उसे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दबाजी है। दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें अभी तक पता नहीं है कि वेंस हमारे खिलाफ लड़ने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इस हमले से कहीं वो सतर्क न हो जाए। वांगजी इस जल्दबाजी की वजह से परेशान था। उनमें से कुछ लोग वांगजी के साथ खड़े थे, लेकिन सिचेन को वुशियान पर पूरा भरोसा था। वो पहले ही वेनिंग के साथ हमला करने के लिए निकल चुका था। शेई टाउन की उस विशाल सराय में अब वुशियान, वांगजी, लान छिरेन और कुछ गुस्सू के छात्र बचे थे।
लांचरेन को सिचेन की अनुपस्थिति के बारे में पता चला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिचेन भी वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वांगजी की बेइज्जती उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।